हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसटीजी टारगेट चैनल। आज हम जो एचपीएससी पीजीटी 2023 का सॉल्यूशन था उसके रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करेंगे और ये पार्ट 3 है वीडियो का। अगर पहले आपने 2 वीडियोस नहीं देखी हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हैं। और आज ये पेपर है कंप्लीट हो जाएगा। रेशो ऑफ द फिफ्थ फ्रॉम द बिगनिंग टू द फिफ्थ फ्रॉम द एंड। इसने बोला है कि रेशो बताना है कि कोई भी एक बाइनोमियल एक्सपेंशन है, ये बाइनोमियल एक्सपेंशन दी हुई है, तो स्टार्टिंग से फिफ्थ टर्म और एंड से फिफ्थ टर्म का हमें रेशो बताना है। अगर मान लो हमारे पास बाइनोमियल एक्सपेंशन इस टाइप की है, x प्लस वाई की पावर n टाइप की है, तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए जो स्टार्टिंग से अगर फिफ्थ टर्म लेंगे तो वो तो पता ही है, स्टार्टिंग से हम फिफ्थ टर्म निकाल सकते हैं। और जो TR+1 फिफ्थ टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, NCR। अगर ये x है तो n-r और y की पावर r। a b भी मान के कर सकते हैं, a की पावर n-r, b की पावर r, ऐसे इसका निकल जाएगा। लेकिन अगर हमें फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड निकालनी है, पहले हम स्टार्टिंग से निकाल लेते हैं। यहाँ से जो है r की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पर r की वैल्यू यहाँ हो जाएगी 4 और n की वैल्यू कितनी है 10, तो 10C4। x की जगह आ जाएगा 2 की पावर 1/3 और ये 10 में से 4 जाएंगे तो कितना हो जाएगा 6। और नीचे ये हो जाएगी y की वैल्यू 2 की पावर 3 1/3 और होल पावर हो जाएगी 4। अब इसको आगे सोल्व नहीं करना है, अगर आगे सोल्व करोगे तो वेस्टेज ऑफ टाइम है। अब आगे हमें निकालना है इसमें दूसरी फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड। अगर हमें फिफ्थ टर्म फ्रॉम एंड निकालनी है तो उसका एक फॉर्मूला होता है n-r प्लस 2th टर्म निकाल दो। n-r प्लस 2th टर्म निकाल दोगे तो फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड आ जाएगी। मतलब क्या है, कोई भी टर्म निकालनी है, नॉट ओनली फिफ्थ, कोई भी अगर टर्म निकालनी है तो एंड से उसका फॉर्मूला होता है n-r प्लस 2। अब n की वैल्यू कितनी है 10, r दिया हुआ है क्योंकि फिफ्थ निकालनी है, -5 प्लस 2, तो ये हो जाएगी स्टार्टिंग से। मतलब इसका मतलब है ये स्टार्टिंग से टर्म निकाल देंगे हम तो वो एंड वाले फिफ्थ टर्म के इक्वल आ जाएगी। 10 में से 5 माइनस के 5 प्लस 2 कितनी होगी, सेवन्थ टर्म फ्रॉम द स्टार्टिंग। ये सेवन्थ टर्म कहाँ से है, स्टार्टिंग से है। अब ये अगर निकाल देंगे तो हम क्या हो जाएगा, इसकी वो हो जाएगी। अब देखो यहाँ से अगर हम निकालेंगे सेवन्थ टर्म, इसका मतलब r की वैल्यू कितनी है 6 है, तो क्या आ जाएगा 10C6 2 की पावर 1/3 कितनी हो जाएगी 4 और 1/2 की पावर 3 1/3 और होल पावर कितनी हो जाएगी 6। अब देखो इसमें रेशियो निकालना था तो मैं इसको डिवाइड कर दे रही हूँ यहीं पर, और कैलकुलेशन नहीं करना है, कैलकुलेशन वेस्टेज ऑफ टाइम है। अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं कर पाओगे, बहुत टाइम वेस्ट होगा। अब देखो 10C4 और 10C6 दोनों इक्वल होते हैं तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। क्यों इक्वल होते हैं, क्योंकि जो NCR है और NCR-1 है ये दोनों इक्वल होते हैं, वहाँ से इन दोनों की वैल्यू सेम आएगी, ये कैंसिल हो जाएंगे। और यहाँ से इसकी 4 है, यहाँ 6 है, तो कितनी बची 2 पावर बचेंगी ऊपर, और यहाँ से इसकी 4 है, यहाँ से इसकी 2 है, तो नीचे कितनी बच जाएंगी 2 इसकी बच जाएंगी। अब इसको सोल्व कर सकते हैं। अब क्या आ जाएगा 2 की पावर 1/3 की पावर कितनी बची है 2, डिवाइड में 1/2 की पावर 3, इसकी 1/3 थी और होल पावर कितनी बच गई 2 बच गई। अब क्या करेंगे, इसको सभी को ऊपर ले जाएंगे। ये कितना हो जाएगा 2 की पावर 2/3 हम इसको लिख सकते हैं, ये ऊपर जाएगा तो 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा 4 और यहाँ हो जाएगा 3 की पावर 2/3। अब देखो ये 4 तो आगे आ जाएगा, नीचे कुछ नहीं है तो 1 आ जाएगा, ये 4 आगे आ गया। अब इसकी करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 की पावर 1/3 और यहाँ से 3 का स्क्वायर होता है 9 की पावर 1/3, डिवाइड में कितना हो गया हमारा 1। अब तो कितना करना है, ये बस है पावर सेम है तो बेस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 9 चौक कितने होते हैं 36, 1/3 डिवाइड में 1। तो यहाँ से जो आंसर है हमारा ये आंसर आ गया, और जो इसका आंसर है वो कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन सी है, वो करेक्ट हो जाएगा। की में ऑप्शन बी दिया हुआ था जो कि गलत है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर।
आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन, और कैसे कैलकुलेशन को सॉर्ट करना है वो भी समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट में क्या है, रिमाइंडर बताना है। अगर 2 की पावर 50 को डिवाइड करेंगे 7 से, 2 की पावर 50 को अगर 7 से डिवाइड करेंगे, देखो यहाँ 7 है, अगर 2 की पावर अगर मैं 8 को 7 से डिवाइड करती हूँ तो रिमाइंडर कितना आता है हमारा 1। तो ऊपर हमें ऐसा काम करना है कि 8 बन जाए ताकि रिमाइंडर है वो 1 आ जाए। तो उसको कैसे करेंगे, अगर मैं इसको 2 की पावर 48 इंटू 2 की पावर 2 में ब्रेक कर रही हूँ, 50 को डिवाइड में हो गया 7। अब 2 की पावर इसको कर सकते हैं हम 3 की पावर 16 कर सकते हैं, क्योंकि 16 दूनी 32, 16 3 48 होते हैं। तो इस 48 को मैंने ऐसे लिख लिया 3 की पावर 16 और इंटू 4 डिवाइड में कितना हो गया 7। 2 की पावर 3 कितना होता है 8, यहाँ हो गया 16 डिवाइड में 4 डिवाइड में 1। अब आप 8 को 7 से डिवाइड करोगे तो यहाँ रिमाइंडर 1 आ जाएगा, और 1 की पावर 16 कितना होता है 1, और 1 इंटू 4 कितना आ जाएगा 4 इज़ द राइट आंसर। ये मैंने सबसे जो शॉर्ट मेथड है वो बताया है, नहीं तो आप इसको फर्मेट्स थ्योरम है उससे भी कर सकते हैं अगर हायर लेवल पे जाते हैं तो, लेकिन ये मैंने शॉर्ट ट्रिक बताई है रिमाइंडर थ्योरम की हेल्प से। चलिए इसका ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट में बताना है नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ दिस। ये 3x है कॉन्ग्रुएंट टू 5 mod 7। अब इसमें देखो ये क्या है, अगर ये इस फॉर्म का है ax, ये है b mod m फॉर्म का है, ये इस फॉर्म का है। अगर यहाँ पर a और m का GCD अगर 1 होता है, GCD क्या होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, अगर उनका 1 होता है तो वो सॉल्यूशन क्या होता है यूनिक सॉल्यूशन होता है। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब उसका एक ही सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। लेकिन अगर a और m का GCD अगर कुछ और आ जाता है 1 के अलावा, मान लो कुछ आ गया d आ गया और d है अगर b से डिवाइड करेगा तो उसके आ जाएंगे मैनी सॉल्यूशन, और अगर d b से डिवाइड नहीं करेगा तो आ जाते हैं नो सॉल्यूशन। लेकिन हमें यहाँ देखना है, यहाँ क्या है 3 और 7 का GCD यहाँ से कितना आ जाएगा, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर कितना आ जाएगा 1, और जो GCD अगर 1 आ रहा है इसका मतलब क्या है यूनिक सॉल्यूशन है, और यूनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या है ओनली 1 सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, ओनली 1 सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसमें क्या है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर इन द सेट दिस। इस सेट में सबसे स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा। मान लो ये है 12x प्लस 30y प्लस 3000z, और जो x y z हैं ये बिलोंग कर रहे हैं हमारे इंटीजर से। अब यहाँ से अगर हम कॉमन देखते हैं, इसमें कॉमन क्या आ जाएगा, पूरे में से 6 कॉमन आ जाएगा, 6 दूनी 12x प्लस 6 पंजे 30y प्लस 6 पंजे 30 500z, ये हो जाएगा, और x y z है वो बिलोंग करेंगे इंटीजर के। अब ये देखो ये किसका मल्टीपल बन रहा है, ये 6 का मल्टीपल बन रहा है, 6 के मल्टीपल बनेंगे, और मल्टीपल बनेंगे तो क्या होगा, सबसे स्मॉलेस्ट क्या होगा, जब ये पूरे की पूरी वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। क्योंकि पॉजिटिव पूछना है तो माइनस ले नहीं सकते हैं, तो स्मॉलेस्ट क्या आएगा जब ये 1 होगा। वैसे भी 6 के मल्टीपल कैसे होते हैं 6 12 18 इस टाइप से जाएंगे, लेकिन स्मॉलेस्ट पॉजिटिव पूछा है तो क्या होगा, इसको अगर 1 होना पड़ेगा, अगर ये 1 होगा तभी स्मॉलेस्ट बनेगा। तो जो स्मॉलेस्ट है वो कितना आ गया हमारा 6, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इसका स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर कितना आ गया 6। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसमें क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन के रूट्स बताने हैं। अब ये मोड है 6x² माइनस 5 mod x प्लस 1 इक्वल टू 0। इसको कैसे कर सकते हैं हम, या तो इसके डायरेक्ट फैक्टर बना लो, 6 के कितने बन जाएंगे 3 और 2, तो 6 मान लो इसको mod x के लिख रहे हैं, माइनस 3 mod x माइनस 2 mod x प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से 3 mod x कॉमन आ जाएगा, कितना बच जाएगा 2 mod x माइनस 1, और यहाँ से अगर मैं माइनस 1 कॉमन ले रही हूँ तो 2 mod x माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से आ जाएगा 3 mod x माइनस 1 और 2 mod x
-1 इक्वल टू 0। और इनको सोल्व करेंगे तो यहाँ से mod x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/3 और दूसरा mod x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2। लेकिन अगर हम x की वैल्यू निकालेंगे तो x कितनी आ जाएगी ±1/3 और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी ±1/2। अब इनका प्रोडक्ट करना है, प्रोडक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो 1/3 है, एक है -1/3 है, ऐसे ही 1/2 है, एक है -1/2 है। माइनस माइनस कितना होता है प्लस, 3 3 9, 9 दूनी 18, दूनी 36, यानी कि 1/36 इज द राइट आंसर। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसका ऑप्शन बी है वो करेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट में क्या है, ये दिया हुआ है अगर ये 0 के इक्वल है तो डिटर्मिनेंट बताना है किसके इक्वल होगा। इसमें क्या है, अगर हम एक ऑपरेशन लगा दें, R1 पर लगा रहे हैं, R1 + R2 + R3 + R4, अगर ये कर दें तो क्या बन जाएगा हमारा ये जो डिटर्मिनेंट है C + x + a + b। ऐसे ही यहाँ बन जाएगा C + x + a + b, C + x + a + b। ऐसे ही यहाँ बन जाएगा C + x + a + b। इस क्वेश्चन को तो सोल्व करने की भी ज़रूरत नहीं थी, डायरेक्ट हो जाता है ये। बाकी जो एज इट इज़ है उसको हम लिख सकते हैं a b c x और b c x a, बाकी को लिख दिया एज इट इज़। अब देखो इसकी भी वैल्यू 0 दी हुई है, ये भी 0 दिया हुआ है, ये भी 0 है, ये भी 0 है। अगर कोई भी डिटर्मिनेंट है उसमें एक रो पूरी की पूरी 0 होती है तो वो जो डिटर्मिनेंट है उसकी वैल्यू 0 आ जाती है। तो यहाँ से जो हमारा आंसर है क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बस ये तो बस सोल्व करने की ज़रूरत भी नहीं थी, डायरेक्ट है इसका आंसर, डायरेक्ट ही पता चल जाता कि क्या है इसका आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सबस्पेस ऑफ द वेक्टर स्पेस R³। अब इसका बताना है कि कौन सा एक सबस्पेस होगा। जब भी हम सबस्पेस की बात करते हैं तो इसमें क्या देखते हैं कि इसमें अगर हम चेक कर लेते हैं, अगर 0 अगर सबस्पेस बन रहा है तो वो सबस्पेस बन जाएगा। मान लो अगर मैं 0 पुट कर रही हूँ, x में 0, यहाँ 0 0 पुट करिए तो ये 0 के इक्वल है ऑप्शन ए के अंदर, तो ये सबस्पेस बन जाएगा R³ का। बाकी अब 0 0 पुट करेंगे तो ये 1 है, 0 नॉट इक्वल टू 1। ऐसे ही ये 0 - 0, 0 नॉट इक्वल टू 2 और ये 0 - 0 नॉट इक्वल टू 1। बाकी किसी में सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ओनली 0 है ऑप्शन ए में सेटिस्फाई कर रहा है। और 0 इज द सबस्पेस ऑफ, जो 0 है वो सबस्पेस है हमारा ऑफ वेक्टर स्पेस R³ 0 अगर सबस्पेस है तो जो बाकी बचा ये भी क्या हो जाएगा, सबस्पेस हो जाएगा। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कैसे करना है इसको। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बताना है हमें कौन सी मैट्रिक्स है वो डायगोनलाइजेबल नहीं है। अब इस केस में क्या करते हैं, मान लो वैसे तो इसमें देखते हैं हम आइगन वैल्यूज़ निकालेंगे, पहले आइगन वैल्यूज़ निकालते हैं, उसके बाद आइगन वेक्टर निकालते हैं, आइगन वेक्टर्स निकालेंगे और फिर AM और GM देखते हैं, एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी और ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी। लेकिन शॉर्ट वे से कैसे कर सकते हैं, ये देखो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन रही है क्योंकि ये 2 2 यहाँ भी है, यहाँ भी ये है और ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और सिमेट्रिक मैट्रिक्स है वो हमेशा ही क्या होती है, डायगोनलाइजेबल होती है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज ऑलवेज डायगोनलाइजेबल। सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमेशा डायगोनलाइजेबल होती है, इसलिए ये तो ऑप्शन कैंसिल हो गया। बाकी अगर मैं ऑप्शन बी देखती हूँ, अगर बी की मैं आइगन वैल्यू निकालती हूँ तो क्या क्या आएंगी, ये होता है λ³ -3 है तो क्या होता है सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट इंटू λ²। ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ, ये आइगन वैल्यूज़ की शॉर्ट ट्रिक है, ये पार्ट 2 में डिस्कस कर चुके हैं। प्लस सम ऑफ कोफैक्टर्स ऑफ डायगोनल एलिमेंट का जो कोफैक्टर है उसका सम हो जाएगा माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू I इक्वल टू 0। अब ये जो बी मैट्रिक्स है इसका निकालेंगे हम। बी मैट्रिक्स है वो क्या दी हुई है, 0 1 0
-1 0 0 और क्या है 0 0 2 0 0 2। अब इसके निकालेंगे शॉर्ट मेथड से। अब देखो इसमें क्या हो जाएगा लैम्डा क्यूब माइनस डायगोनल एलिमेंट्स का सम कितना है 2 लैम्डा, ये डायगोनल एलिमेंट होते हैं इनका सम हो गया 2 लैम्डा, प्लस कितना आ जाएगा सम ऑफ द कोफैक्टर ऑफ द डायगोनल एलिमेंट। अब हम कोफैक्टर ऑफ डायगोनल एलिमेंट करेंगे तो क्या हो जाएगा इसके अंदर, मान लो ये डायगोनल एलिमेंट फर्स्ट है, ये इसका आ गया 0 और सेकंड इसका अगर ऐसे निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये भी 0 आ जाएगा, और थर्ड वाले का निकालेंगे तो 0 माइनस माइनस प्लस वन आ जाएगा इंटू लैम्डा। और अगर हम इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो डिटर्मिनेंट कितना आ जाएगा, डिटर्मिनेंट आ जाएगा यहाँ से 2 -2 = 0 और यहाँ प्लस माइनस तो ये प्लस का 2 बन जाएगा यहाँ, और यह हो जाएगा लैम्डा क्यूब -2 लैम्डा प्लस लैम्डा प्लस 2 = 0। अगर हम इसमें लैम्डा की कोई वैल्यू ले रहे हैं वो सेटिस्फाई कर रही है या नहीं कर रही है, अगर लैम्डा 1 लेती हूँ मैं तो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, ना ही -1 करेगा। मतलब ये जो इक्वेशन है इसके क्या होंगे कॉम्प्लेक्स आइगन वैल्यूज आएंगी, कॉम्प्लेक्स आइगन वैल्यूज आएंगी इसकी रियल आइगन वैल्यूज नहीं आएंगी। और जब भी किसी की कॉम्प्लेक्स आइगन वैल्यूज आती हैं तो वो क्या होता है, वो मैट्रिक्स नॉट डायगोनलाइजेबल होती है, नॉट डायगोनलाइजेबल। आइगन वैल्यू चेक कर लो उसकी, अगर कॉम्प्लेक्स आइगन वैल्यूज आ रही हैं तो वो मैट्रिक्स है वो डायगोनलाइजेबल नहीं होगी। तो ये ऑप्शन बी है वो इसका करेक्ट हो जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये कैसे किया है। बाकी अगर ये ऑप्शन आ गया है तो बाकी और को चेक करने की ज़रूरत है नहीं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट में क्या है, साइन इनवर्स 3/5 प्लस टेन इनवर्स 1/7। अब ये एक फॉर्मूला पता होगा टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y का। क्या होता है टेन इनवर्स x प्लस वाई डिवाइड में 1 - xy, ये होता है टेन इनवर्स x का फॉर्मूला। अब इसमें साइन इनवर्स है तो यहाँ अगर मैं टेन इनवर्स बनाऊँ तो कितना हो जाएगा, ये p/h होता है साइन थीटा और ये होता है p/b यानी कि 3/4 हो जाएगा, प्लस टेंजेंट इनवर्स 1/7। अब तो ये डायरेक्ट है, ये कैसे करेंगे, इसको फॉर्मूला लगा देंगे। अब तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा ये कैसे किया है, क्योंकि देखो ये होता है p और ये होती है h की वैल्यू। पाइथागोरस लगाएंगे, वैसे भी ट्रिपलेट पता होना चाहिए, 3 4 5 ट्रिपलेट होते हैं, तो बेस कितना हो जाएगा 4 और p/b 10 में होता है तो 3/4 आ जाएगा। और यहाँ से क्या आ गया हमारा 3/4 प्लस 1/7 ओवर 1 - 3/4 इंटू 1/7। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, टेंजेंट इनवर्स, ये 7 4 जा कितने होते हैं 28 और 7 21 प्लस 4 और डिवाइड में 28 - 3 डिवाइड में कितना हो गया 28। अब देखो ये तो इससे कैंसिल हो जाएगा और 21 और 4 कितने होते हैं 25 और यहाँ से 28 में से 3 जाएंगे तो 25, ये भी कैंसिल हो जाएंगे। तो टेंजेंट इनवर्स 1 आ गया। टेंजेंट इनवर्स 1 वैल्यू कितने पे होती है π/4 पर, तो इसका क्या है, इसका ऑप्शन डी है, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। इसका ऑप्शन क्या है, बी है, वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट में क्या है, एंगल बताना है दो लाइन के बीच में। सबसे पहले हम इस लाइन का स्लोप निकाल लेते हैं m1 यानी कि dy/dx। ये क्या हो जाएगा -√3 x का क्या हो जाएगा 1 = 0। यहाँ से जो m1 है ये स्लोप आ गया √3। ऐसे ही अगर यहाँ से मैं लूँ √3 dy/dx -1 = 0 और यहाँ से जो m2 स्लोप है वो आ जाएगा 1/√3, ये आ जाएगा m2 स्लोप। उसके बाद क्या होता है, टेंजेंट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, अगर दो स्लोप गिवन है तो टेंजेंट थीटा होता है m1 - m2 डिवाइड में 1 + m1 m2, ये होता है m1 - m2 और 1/m1 + m2। अब यहाँ से क्या हो जाएगा √3 - 1/√3 अपॉन में कितना हो जाएगा 1 प्लस ये कैंसिल हो जाएंगे 1। अब √3 × √3 कितना हो जाएगा 3 - 1 यानी कि 2/√3
इंटू 1/2, क्योंकि ये 2/1 हो जाएगा, रिवर्स करेंगे तो 1/2, ये कैंसिल हो जाएगा। और टेंजेंट इनवर्स 1/√3 ये इक्वल टू थीटा हो जाएगा, क्योंकि ये टेन है उस तरफ जाएगा तो टेंजेंट इनवर्स हो जाएगा थीटा हो जाएगा। और थीटा टेंजेंट इनवर्स 1/√3 कितने पर होता है हमारा 30 पर होता है। यहाँ से थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 30। तो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट में क्या बोल रहा है ये, द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट द पॉइंट दिस टू दिस सर्कल दिस। मान लो ये है सर्कल और ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बतानी है जो इस पॉइंट से इस पॉइंट पर ये है। तो जो सर्कल का है, सर्कल का स्लोप है वो टेंजेंट की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, और मतलब दोनों का जो सर्कल का स्लोप निकालेंगे और टेंजेंट का स्लोप होगा दोनों का इक्वल हो जाएगा। और ये पॉइंट मान लो ये क्या है 0, 2 है। और वैसे एक और तरीका था इसमें, इस पॉइंट को सेटिस्फाई करके देख लेते हैं हम टेंजेंट की इक्वेशन में। अगर वो सेटिस्फाई हो रहा है तो भी हमारा ऑप्शन आ जाएगा। अगर मैं 0, 2 अगर ऑप्शन फर्स्ट में पुट कर रही हूँ तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये 3 2 जा 6 से फर्स्ट ऑप्शन तो वैसे ही कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ से 3 2 जा 6 से ये ऑप्शन सी हो सकता है। और क्या कर रही हूँ मैं, एक्स की जगह तो 0 पुट कर रही हूँ और वाई की जगह 2 पुट करके देख रही हूँ। और यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 2 जा 6 + 2, ये भी ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा। अब 3 2 जा 6 ये 0। अब सी और डी में से एक हो सकता है। इसका मतलब क्या, अब हमें सोल्व करना पड़ेगा ये। अगर ये दोनों में से एक ऑप्शन आता है तो वो उसको टिक कर सकते थे बिना सोल्व किए, लेकिन अब हमें दो ऑप्शन सेम आ रहे हैं इसलिए हमें सोल्व करना पड़ेगा। अब स्लोप ऑफ द सर्कल निकालेंगे हम, x² + y² - 4x + 2y - 8 = 0। मैं बिल्कुल जो शॉर्ट वे है मैं उससे बता रही हूँ, मैं लॉन्ग मेथड पर इसके नहीं जा रही हूँ। अब क्या होगा, इसका क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव करेंगे तो 2x 2y dy/dx -4 + 2 dy/dx = 0। क्या किया है मैंने, इसको डेरिवेटिव किया है विद रिस्पेक्ट टू x। और मैं जितना शॉर्ट वे हो सकता है उतना शॉर्ट में इसको कराने की कोशिश कर रही हूँ, बड़े से बड़े मेथड पर नहीं जा रहे हैं। अब यहाँ से क्या है 2y + 2 dy/dx = क्या आ जाएगा 4 - 2x। और मैं dy/dx को y डैश मान लूँ = 4 - 2x / 2y + 2, क्योंकि ये जो y डैश है इसको dy/dx भी हम लिख सकते हैं। अब अगर ये पॉइंट है 0, 2 है, अगर मैं ये स्लोप की इक्वेशन में पुट करती हूँ तो कितना आ जाएगा 0 और यहाँ से आ जाएगा 2/3। जो y डैश है उसकी वैल्यू आ गई 2/3। बस अब तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला क्या होता है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, y - y1 = स्लोप इंटू x - x1। अब y1 की वैल्यू कितनी है 2 = स्लोप कितना आया 2/3, क्योंकि दोनों के स्लोप हैं वो इक्वल हो जाएंगे। ये हो जाएगा x - 0। यहाँ से कितना आ जाएगा 3y - 6 = 2x, तो यहाँ से आ जाएगा 3y - 2x = 6। तो यहाँ से कौन सा ऑप्शन है वो करेक्ट आता है, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्या है वो करेक्ट है हमारा। सी और डी में से कन्फ्यूजन आ रहा था इसलिए डी है वो करेक्ट हो गया आफ्टर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। और ये मैंने शॉर्ट वे बताया है इसका लॉन्ग मेथड भी है, लॉन्ग मेथड से भी कर सकते हैं हम। अगर लॉन्ग से जाना चाहो तो लॉन्ग से जा सकते हो। लॉन्ग से कैसे करते हैं, अगर लॉन्ग से करना होता तो इसमें क्या करते हम, अगर ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होती पॉइंट के साथ y - 2 = m x - 0, और यहाँ से क्या आ जाता mx + 2 आ जाता। और ये इक्वेशन है सर्कल की इक्वेशन में पुट करते, इक्वेशन ऑफ सर्कल में पुट करते और उसके बाद वहाँ से हम m की वैल्यू निकालते, उसको सोल्व करते, m की वैल्यू वहाँ से भी 2/3 आती, फिर वापस से इस इक्वेशन में पुट करते और आंसर आ जाता। ये लेंदी मेथड है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन हमें शॉर्ट मेथड से जाना है। ये हमारा शॉर्ट मेथड है, यहाँ से आंसर आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द कर्व दिस y = cx + 1/c। इसका क्या है, इसका डायरेक्ट डेरिवेटिव कर दो विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ से कितना आ जाएगा c, और इस इक्वेशन फर्स्ट में इसको वापस से पुट कर दो। क्या पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा y = c की जगह y डैश x
प्लस 1/y डैश। अब इसका एलसीएम लेना है, y यहाँ y डैश आ जाएगा, y डैश इज इक्वल टू x y डैश स्क्वायर प्लस 1, और इसको इस तरफ लेके जाएंगे तो क्या आ जाएगा x y डैश स्क्वायर माइनस y डैश प्लस 1 इक्वल टू 0। ये तो बहुत ही आसान था, इसका क्या है ए इज़ द राइट आंसर। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ रहे होंगे जितने भी क्वेश्चन करा रही हूँ मैं। अब ये क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये वैसे बहुत ही लेंदी है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। मैं इसकी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगी कैसे करना है, शॉर्ट वे से कैसे जाएंगे इस क्वेश्चन पर। वैसे ये लेंदी क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा। मान लो अगर ये इक्वेशन है, मैं थोड़ा ओवरव्यू दे रही हूँ, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0। अगर हम इसकी मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर से कर देते हैं तो वो हमारी एग्जैक्ट इक्वेशन बन जाती है, एग्जैक्ट इक्वेशन बन जाती है। और उस एग्जैक्ट इक्वेशन में क्या होता है, मतलब अगर एग्जैक्ट इक्वेशन दी होती है तो क्या होता है, करली एम बाई करली वाई इज इक्वल टू करली एन अपॉन करली एक्स। इस चीज़ को वो सेटिस्फाई करती है अगर वो एग्जैक्ट इक्वेशन है तो। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को एग्जैक्ट बनाएंगे इन बाय, क्योंकि इन्होंने इंटीग्रेटिंग फैक्टर दिया हुआ है उसकी मल्टीप्लाई करके, और साथ के साथ हम ऑप्शन भी उठाएंगे। कैसे करेंगे, मान लो मैंने ऑप्शन फर्स्ट लिया, फर्स्ट में क्या है, यहाँ m की वैल्यू रख रही हूँ मैं पहले। m की वैल्यू क्या है, ये ओवरव्यू आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मैं इसको हटा रही हूँ यहाँ से। अब देखते हैं, अब इस क्वेश्चन को करेंगे। m क्या है, x की पावर 7 y स्क्वायर प्लस 3y इंटू क्या करेंगे, ये जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। ध्यान से समझना फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को। x की पावर कितने से, -7 से, क्योंकि मैं चेक थ्रू ऑप्शन कर रही हूँ इसको, चेक थ्रू ऑप्शन, ऑप्शन ए से मैं चेक कर रही हूँ। अगर वैसे जाएंगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा। अब क्या आ जाएगा, यहाँ y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, क्योंकि y n की वैल्यू कितनी है 1। अब यहाँ से अगर मैं m है सेम, अगर यहाँ n की वैल्यू लूँ मैं, n क्या आ जाएगा 3x की पावर 8 y माइनस एक्स इंटू एक्स की पावर -7 और y है 1। अब क्या करेंगे, अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करना है। अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ वही काम करना है, बेस सेम पावर ऐड है तो x की पावर कैंसिल हो जाएगी, 0 कितना आ जाएगा 1, और y कितना आ जाएगा, y 3 आ जाएगा यहाँ, और प्लस यहाँ आ जाएगा 3x की पावर -7 और y की पावर 2। यहाँ आ जाएगा, क्या कर रही हूँ मैं, इन दोनों को अंदर मल्टीप्लाई कर रही हूँ और बेस सेम पावर ऐड वाला कॉन्सेप्ट लगा रही हूँ। और अगर मैं अब इस क्वेश्चन में करली m बाय करली y निकालूँ, कितना आ जाएगा 3y स्क्वायर, और प्लस कितना आ जाएगा 3 2 6 x की पावर -7 y, ये आ जाएगा। अब इसमें क्या करना है हमें, इसमें n है, पहले तो n निकालो, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 3 और बेस सेम पावर ऐड करेंगे तो x1 आ जाएगा, y स्क्वायर आ जाएगा, माइनस x की पावर कितना आ जाएगा -6, क्योंकि एक है, बेस सेम पावर ऐड करेंगे तो -6 इंटू y आ जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ करली n बाय करली x निकालेंगे, यहाँ से पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो कितना आ जाएगा यहाँ से 3y स्क्वायर, यहाँ कितना आ जाएगा 6, x की पावर एक कम करेंगे तो -7 इंटू y। अब देखो यहाँ से क्या है, दोनों इक्वल आ गए, करली m बाय करली y इक्वल टू करली n बाय करली x। इसका मतलब क्या हो गया, ये इक्वल आ गए तो ये एग्जैक्ट बन गया, एग्जैक्ट बन गया तो जो हमने ऑप्शन उठाया था इसका मतलब वो क्या है, वो करेक्ट है, तो ऑप्शन ए है उसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी अगर आप इसको लॉन्ग मेथड से जाओगे तो बहुत लेंदी मेथड है, वो आप उसको देख सकते हैं, बहुत लंबा पड़ेगा, लेकिन ये शॉर्ट मेथड बताया मैंने। बाकी किसी भी ऑप्शन को उठाओगे बी सी और डी में से तो ये इक्वल नहीं आएंगे, इक्वल नहीं आएंगे तो एग्जैक्ट नहीं बनेगा, और एग्जैक्ट नहीं बनेगा तो उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर नहीं आएगा। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, शॉर्ट वे से बताया है। अगर नहीं समझ आया है तो एक बार और रिपीट करके इसको देख सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मैक्सिमम नंबर ऑफ एल आई सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन कितने होंगे। अब देखो ये है d की पावर 4y अपॉन डी एक्स की पावर 4 इक्वल टू 0। इसको अगर हम इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेट करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, डी क्यूब y बाई डी एक्स क्यूब इज इक्वल टू ए मैं कोई भी कांस्टेंट मान रही हूँ। अगर हम इसको फर्दर इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, डी स्क्वायर y बाई डी एक्स स्क्वायर
एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए एक्स प्लस बी मान लेते हैं, दूसरा कांस्टेंट है बी। ऐसे ही अगर मैं एक बार और करती हूँ इसको तो क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस बी एक्स प्लस सी। अगर इसको एक बार और करते हैं तो क्योंकि हमें y की वैल्यू चाहिए, ये आ जाएगा और कितना आ जाएगा, ए एक्स क्यूब बाई 6 प्लस बी एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी एक्स प्लस डी। अब ये आगे कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आ गए, ए बी सी और डी, ये 4 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं, 4 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं। अगर 4 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं तो इसके 4 मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ एल आई इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन हो जाएंगे, एल आई यानी कि लीनियर इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन कितने हो जाएंगे इसके 4। जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट उतने ही लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन। तो यहाँ से क्या है, ऑप्शन क्या आ जाएगा इसका, डी इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब इसमें क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनडिटर्मिनेंट फॉर्म, इनमें से कौन सी एक इनडिटर्मिनेंट फॉर्म नहीं है। अगर हम इस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं तो 7 इनडिटर्मिनेंट फॉर्म होती हैं, और जो 7 इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है वो कौन सी होती हैं, इनको आप एक बार लिख सकते हैं। 7 इनडिटर्मिनेंट फॉर्म कौन सी होती हैं, एक तो होती है 0 बाई 0, एक होती है इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, 0 इंटू इन्फिनिटी और इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी की पावर 0, 1 की पावर इन्फिनिटी और 0 की पावर 0। ये क्या होती हैं, 7 इनडिटर्मिनेंट फॉर्म, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म होती हैं। और कुछ हैं जो डिटर्मिनेंट होती है, या तो 7 इनडिटर्मिनेंट याद कर लो या डिटर्मिनेंट याद कर लो, ताकि क्वेश्चन है वो छांटने में कोई दिक्कत ना हो। डिटर्मिनेंट फॉर्म होती हैं वो कौन सी होती हैं, एक तो इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी होती है, एक होती है इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी होती है, एक 0 की पावर माइनस इन्फिनिटी होती है, एक 0 की पावर इन्फिनिटी होती है, एक होती है माइनस इन्फिनिटी टू माइनस इन्फिनिटी। ये डिटर्मिनेंट फॉर्म होती है, ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म होती हैं। कोई भी आप याद कर सकते हो इनमें से, जो सा आप लोगों को इजी लगे वो कर सकते हैं। तो यहाँ से देखो 0 की पावर इन्फिनिटी क्या है, डिटर्मिनेंट फॉर्म है, तो हमारा क्या है, नॉट इनडिटर्मिनेंट पूछा था, तो ऑप्शन डी है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट में क्या है, दिस सेट ऑफ द पॉइंट्स वेयर एफ ऑफ एक्स मोड 2 साइन एक्स कोस एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल। अब कोई भी फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल कब नहीं होता है, जब वो क्रिटिकल पॉइंट्स पर डिफरेंशिएबल ना हो, तो हम इसी के निकाल लेंगे। मोड के अंदर वाली जो वैल्यू है 2 साइन एक्स कोस एक्स, अगर मैं उसको 0 रखती हूँ तो क्या हो जाएगा, यहाँ से साइन 2x है उसकी वैल्यू 0 हो गई, और 0 कब होता है, साइन 2x है 0 कब होगा, साइन n पाई पर। और यहाँ से क्या हो जाएगा, 2x की वैल्यू क्या आ गई, n पाई, हमें चाहिए x की वैल्यू, तो n पाई बाय 2, वेयर जो है n पाई बाय 2 होता है। यहाँ n की जगह इन्होंने ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, k दिया हुआ है, n की जगह क्या है ऑप्शन में k है, तो आप k पाई बाय 2 भी मान सकते हैं। और जो n है वो बिलोंग करता है इंटीजर से, तो ऑप्शन में k की फॉर्म में दिया हुआ है, तो k पाई बाय 2 आ जाएगा। ये मिस प्रिंट था, यहाँ पाई बाय 2 आना था, k पाई बाय 2, तो जो ऑप्शन डी है वो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट में क्या है, इफ़ ऑल द नेचुरल नंबर्स बिटवीन 1 and 20 आर मल्टीपल बाय द 4, मतलब नेचुरल नंबर्स हैं, मान लो 1 2 3 ऐसे 20 तक नेचुरल नंबर हैं, उसको बोला है अगर वो 4 से मल्टीप्लाई किया जाता है तो उसका वेरिएंस क्या होगा। अगर हमें नेचुरल नंबर्स का वेरिएंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ये फॉर्मूला आप लोगों को पता होना चाहिए वेरिएंस निकालने का, n² - 1 बाय 12, ये होता है नेचुरल नंबर्स का वेरिएंस निकालने का फॉर्मूला। और n की वैल्यू कितनी है यहाँ 20 का स्क्वायर माइनस 1 बाय 12, 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400, में से 1 माइनस करेंगे तो 399 डिवाइड में 12। अब मैं यहाँ इसको कैंसिल नहीं कर रही हूँ, कैंसिल करेंगे तो वेस्टेज ऑफ टाइम है। अब क्या है, इसने बोला कि 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे उन नंबर्स को तो जो वेरिएंस है उसको 4 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या है 399 डिवाइड में 12 इंटू 4 का स्क्वायर, उसके मल्टीपल से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि 4 का स्क्वायर,
ये है। अगर n से मल्टीप्लाई होता तो वेरिएंस में उसको n स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ता। तो यहाँ 4 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया। अब इसको कैंसिल करेंगे, 4 3 12, 4 चौक 16, 3 से कैंसिल करेंगे ये आ जाएगा, और 4 3 12, ये आ जाएगा 532। तो ऑप्शन क्या है सॉरी, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट है समझ में आ गया होगा इसका। अब नेक्स्ट में क्या है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, मीन दिया हुआ है इसका और वेरिएंस दिया हुआ है। हमें रैंडम वेरिएबल x = 2 पर बताना है। अब मीन क्या होता है, अगर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो NP की वैल्यू होती है 2/3 और वेरिएंस होता है NPQ, इसकी वैल्यू आ गई 5/9। सॉरी ये क्या है, यहाँ 9 है। और अगर हम यहाँ से Q की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2/3 NP की वैल्यू रख दी इक्वल टू 5/9, 3 3 जा 9, Q की वैल्यू आ गई 5/6। अगर Q 5/6 है तो P क्या होता है 1 - Q, तो ये कितना हो जाएगा 1/6, यानी कि 1 - 5/6 करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/6। अब P की वैल्यू आ गई। अगर मैं इस इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर रही हूँ तो यहाँ से कितनी आ जाएगी, n × 1/6 = 2/3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, n की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई। अब तो क्या है, सीधा फॉर्मूला लगाना है और उसमें पुट करना है। अगर P ऑफ x = R है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, अगर हमारा ये दिया हुआ है तो इसको सोल्व कैसे करेंगे, हम NCR लगाएंगे, यानी NCR, और इसमें जो है P की पावर क्या होगा n - R और Q की पावर क्या आ जाएगा R। और P ऑफ x = 2 पर बताना है, 2 पर बताना है तो क्या हो जाएगा, 4 तो n है, 4C2, P कितना है 1/6 2, और ये कितना है 5/6 × 2। अब तो इसको सोल्व करना है, सोल्व करेंगे तो क्या कितना हो जाएगा 4 × 3/2, ये 4C2 खोल दिया, और यहाँ से 5 का स्क्वायर होता है 25 और 6 का स्क्वायर 36 × 36। अब इसको कैंसिल करेंगे और यहाँ से क्या है आंसर हमारा आ जाएगा। कैंसिल करेंगे तो कितना है, 2 से कैंसिल होगा, ये 2 2 जा कितना होता है 4, और 2 से काटेंगे तो इसका कितना हो जाएगा, 2 से करेंगे तो 2 एकम 2, 2 8 16, 3 6 18, तो कितना आ जाएगा हमारा 25 डिवाइड में 36 की और 6 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 216 आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन है ये समझ में आ गया होगा कैसे करना है। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट था इसमें, वही कॉन्सेप्ट था, वही लगाना था इसके अंदर और इसको सोल्व करना था। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट में क्या है, अब ये दिया हुआ है नेक्स्ट में, अगर f ऑफ x कोई भी कंटिन्यूस फंक्शन है इस पर, तो इसमें से बताना है क्या होगा, और f ऑफ डैश x बताना है। इसमें क्या करेंगे, मान लो ये f ऑफ x है, ये कहाँ से दिया हुआ है 0 से 1 है x की वैल्यू, f ऑफ x dx है। और अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करती हूँ, क्योंकि ऑप्शन में डिफ्रेंशिएशन का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, डिफ्रेंशिएट करते हैं तो क्या आ जाएगा f डैश x आ जाएगा, इंटीग्रेशन ख़त्म हो जाएगा, f ऑफ x 0 से 1, तो क्या आ जाएगा f ऑफ 1 माइनस f ऑफ 0। अब 1 और 0 वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से कुछ कांस्टेंट टर्म आएगी, तो ये क्या बन जाएगा, कांस्टेंट फंक्शन बन जाएगा हमारा। तो जो f डैश x है ये कांस्टेंट फंक्शन है, और जो हमेशा जो कांस्टेंट फंक्शन होता है वो रीमान इंटीग्रेबल होता है। कांस्टेंट फंक्शन इज ऑलवेज रीमान इंटीग्रेबल। क्यों होता है, क्योंकि जो कांस्टेंट फंक्शन है वो हमेशा ही कॉन्टिन्यूस होता है, और एवरी कॉन्टिन्यूस फंक्शन इज रीमान इंटीग्रेबल, इसलिए ये क्या है रीमान इंटीग्रेबल हो जाएगा। और लेकिन क्या दिया हुआ है इसमें, देखो ये कांस्टेंट फंक्शन है तो कंटिन्यूस होगा, यानी कि ये तो ठीक था, इसका कंटिन्यूस यूनिफॉर्मली भी होगा और ये भी हो जाएगा। और जो है ये रीमान इंटीग्रेबल हो रहा है, लेकिन इसने बोला है कि नॉट रीमान इंटीग्रेबल है, तो इसका मतलब क्या है, कौन सा गलत है, गलत बताना था, तो हमारा जो ऑप्शन ए है वो गलत है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट में क्या है, अगर कौन सा है फॉलोइंग इज करेक्ट, इनमें से क्या करेक्ट है, ये तो डायरेक्ट थ्योरम ही है। अगर f ऑफ f है एनालिटिक है
तो क्या हो जाएगा, वो कोची-रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो कोची-रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा तो यहाँ से तो आंसर आ ही जाएगा। अगर कोई भी फंक्शन है वो एनालिटिक है तो वो क्या करता है, CR इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। CR इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है तो वो CR इक्वेशन क्या होती है, करली U बाय करली X इज इक्वल टू करली U बाय क्या होती है कोची-रीमान इक्वेशन, करली U बाय करली X है वो इक्वल होता है करली V बाय करली Y की, और जो करली U बाय करली Y होता है वो इक्वल होता है माइनस करली V बाय करली X की। तो ये देखो, ये इसमें माइनस माइनस दिया हुआ है इसलिए ये ऑप्शन है कैंसिल हो जाएंगे। ये हमारी CR इक्वेशन होती है और इसमें क्या हो जाएगा, f ऑफ z एनालिटिक फंक्शन है तो CR इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है, अंडर रूट ये है 11 ये दिया हुआ है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम। इसमें क्या है, हम इसको 11 को लिख सकते हैं n/2 अंडर रूट 11 को, यहाँ से 11 का स्क्वायर यानी कि 11 की पावर 2/3 हो जाएगा। 121 को क्या लिख सकते हैं हम, 11 का स्क्वायर इंटू ये 11 का क्या है 1/3 है। ये आसानी था वैसे तो क्वेश्चन, ये 11 इंटू ये 11 का क्यूब होता है तो ये कितना हो जाएगा 9/2, 3 3 कितना होता है 9/2 और इक्वल टू है 11 की पावर 3। अब क्या करेंगे इसके अंदर, ये देखो बेस सेम पावर ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 और 1 3, ये पूरी पावर है 1 बन जाएगी तो ये कैंसिल हो जाएगा 11 से। ऐसे ही आप लोगों को करना है, 11 की पावर n/2 इज इक्वल टू 11 की पावर 3 इंटू 11 की पावर 9 डिवाइड में ये 9/2। अब बेस सेम है, पावर ऐड करेंगे 3 + 9/2 तो यहाँ से आ जाएगा 11 की पावर 3 दूनी 6 और 6 कितना होता है 15/2। और बाकी दोनों को कंपेयर करेंगे तो यहाँ से n की वैल्यू क्या आ जाएगी 15 आ जाएगी। ये बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन था, बस पावर सेम बेस सेम पावर ऐड वाला कॉन्सेप्ट लगना था इसमें। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट में क्या है, ये भी बहुत ही आसान था, बस इसकी थोड़ी स्टेटमेंट है वो कंफ्यूजिंग थी। इफ़ 1 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ वाटर, मान लो ये वाटर है, वाटर में क्या बोला हुआ है इसने, ये पानी है, इसमें 1 सेंटीमीटर क्यूब 1 ग्राम के इक्वल है, और दूसरा क्या है एक वुड का वेट है, मान लो ये कोई लकड़ी है, इसका वेट क्या है 1 सेंटीमीटर क्यूब का वेट कितना दिया हुआ है 0.42 ग्राम दिया हुआ है। अब इसने क्या पूछा है 1 क्यूबिक मीटर ऑफ वाटर में और 1 क्यूबिक ऑफ मीटर में कितने किलोग्राम ये है वेट डिफरेंस होगा। अब देखो मीटर क्यूब निकालना है हमें, 1 मीटर क्यूब निकालना है तो ये सेंटीमीटर के मीटर बनाएंगे तो हम क्या करते हैं 1 मीटर में कितने होते हैं 100 सेंटीमीटर होते हैं, सभी को पता होगा ये। और उसके बाद क्या करेंगे इसको डिवाइड कर देंगे कितने बार 2 2 4 और 2 6 बार करेंगे, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। और वहाँ से क्या करेंगे ये क्यूब है तो 3 बार हो जाएगा, 3 बार 100 से हम डिवाइड कर देंगे, ये 1 ग्राम के इक्वल आ जाएगा। और यहाँ से जो 1 मीटर क्यूब वाटर है वो कितने के इक्वल हो गया 2 2 4 2 6 इतने ग्राम के इक्वल हो गया। ऐसे ही वुड आ जाएगा, 1 मीटर क्यूब वुड है वो कितने के हो जाएगा, अगर मैं 0.42 इंटू 10 की पावर 6 करूँगी, ये 10 की पावर 6 ही बन गया यहाँ, तो कितना आ जाएगा 42 4 0 हो जाएंगी इतने ग्राम। अब क्या करना है इनका डिफरेंस लेना है, तो इन दोनों को माइनस कर देंगे, माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 580,000 ग्राम, इतने ग्राम हो जाएंगे। और ग्राम को किलोग्राम में करते हैं तो कितने से 1000 से हम इसको डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 580 किलोग्राम इज द राइट आंसर। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, ऐसे किया है, आसान था, बस ये स्टेटमेंट है ये समझ में आनी चाहिए थी, बोल क्या रहा है और पूछ क्या रहा है, बाकी ये 8th क्लास का कॉन्सेप्ट ही लगा हुआ था इसमें। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट में क्या है, इन अप्लाइंग फॉर द एडमिशन ऑफ अ सर्टेन यूनिवर्सिटी, किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो अलग अलग स्ट्रीम ऑप्ट की है। 1/13 स्टूडेंट है जो इंजीनियरिंग के लिए हैं, 1/9 है बिजनेस स्टडीज़ के लिए हैं। उसके बाद जो रिमेनिंग बच गए वो ह्यूमैनिटीज़ के लिए जाते हैं, और हमें नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स बताने हैं, उन्होंने दिया हुआ है ह्यूमैनिटीज़ के कितने हैं 76 हैं,
कितने ज़्यादा स्टूडेंट्स ऑप्ट करेंगे बिजनेस स्टडीज़ देन इंजीनियरिंग। मैं इसको शॉर्ट वे से बताऊंगी कैसे करना है। अब 1/13 है ये इंजीनियरिंग में है और 1/9 है ये कितने हैं बिजनेस में है। और जो है अगर ये फ्रैक्शन की टर्म में होते हैं तो जो टोटल मान के चलते हैं हम इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। इन दोनों का एलसीएम या फिर इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन कितनी आ जाएगी, 13 निमा कितने होते हैं 117। ये हो गए टोटल। टोटल में से अगर मैं 1/13 हिस्सा निकालूंगी तो कितना हो जाएगा, 1/13 निकालूंगी इसका हिस्सा तो कितना आ जाएगा 9। और यहाँ से 1/9 हिस्सा निकालूंगी तो कितना आ जाएगा 13। ये 13 ये तो किसको गए, इंजीनियरिंग वालों को। अगर टोटल 117 स्टूडेंट हैं तो 9 ने इंजीनियरिंग लिया है और इसने बिजनेस लिया है। तो बाकी जो रिमेनिंग बचे, रिमेनिंग कितने बचेंगे, 13 और 9 कितने हो जाएंगे, 13 और 9 कितने हो जाएंगे 11 22 हो जाएंगे। 13 + 9 में माइनस करेंगे, ऐड करेंगे 9 10 11 12 22 हो जाएंगे। 22 होने के बाद 117 में से 22 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 95 आ जाएगा। और इससे रिमेनिंग का 1/5वां हिस्सा बोला इसने, जो रिमेनिंग बच गया उसका 1/5वां हिस्सा, तो यानी कि इसका 1/5 कितना हो जाएगा, 19 पंजे कितना होता है 95। तो 19 जो 19 स्टूडेंट्स है उन्होंने क्या किया हुआ है, ह्यूमैनिटीज़ ली हुई है, ह्यूमैनिटीज़ ली है 19 ने। लेकिन उन्होंने बोला कितना है, कितनों ने ली है 76 ने ली है। तो 19 की वैल्यू किसके इक्वल आएगी 76 की। और कितने गुना हो गया ये कितने गुना हो गया, 4 गुना हो गया, 4 गुना हो गया। ये 19 चौक कितने होते हैं 4 गुना। तो जो इनका डिफरेंस है, इनका डिफरेंस भी 4 गुना होना पड़ेगा, क्योंकि कौन से है कितने ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं ये ऑप्ट करें। यहाँ से कितने ज़्यादा बन रहे हैं 4, लेकिन बनने कितने चाहिए 4 और गुना होने चाहिए। 4 चौक कितना होना चाहिए 16। तो इसका मतलब है 16 है जो ऑप्ट करेंगे ज़्यादा बिजनेस स्टडीज़ को एज कम्पेयर टू इंजीनियरिंग स्टडीज़। आई होप आप लोगों को ये शॉर्ट वे है ये पता चल गया होगा। जब भी फ्रैक्शन की बात होती है तो जो उसमें जो नीचे वाले फ्रैक्शन पार्ट है उसका एलसीएम है वो टोटल कंसीडर करते हैं, बाकी जो दिया हुआ है उसके हिसाब से हम उसको सोल्व कर लेते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट में क्या है, अगर एक टैंक है टैप ए के द्वारा फिल किया जाता है 30 मिनट्स में। मान लो ये टैंक ए है, ये एक टैंक है, मान लो ये, इस पे 2 टैप लगे हुए हैं, ये टैप लगी हुई है और ये बी टैप लगी हुई है, और ये पानी है उसको फिल कर रहे हैं इस टैंक में के अंदर। ए को 30 मिनट लगती हैं, बी को लगती हैं 45 मिनट। तो इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा 90, और इसको इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 और 45 × 90 ये आ गए। अब ये आ गई इनकी एफिशिएंसी आ गई और ये टोटल आ गया उसके अंदर पानी है कितना फिल किया है। अब उसने बोला है कि बोथ द टैप्स आर केप्ट ओपन फॉर द 6 मिनट, 6 मिनट के लिए दोनों टैप को ओपन किया। तो कितना है 3 + 2 कितना हो गया 5 है। 5 में उन्होंने कितना काम कर लिया 6 मिनट में, 5 6 कितना हो गया 30 मिनट, 30 के इक्वल उन्होंने काम कर लिया। यानी कि 90 में से कितने गए 90 - 30 किसके इक्वल आ गया 60 के इक्वल आ गया। अब ये 60 रिमेनिंग काम बच गया, रिमेनिंग कौन करेगा, टैप बी तो टर्न ऑफ हो गया है, तो जो रिमेनिंग काम कौन करेगा ए करेगा, ए करेगा। ए की एफिशिएंसी कितनी है 3 से इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 20 मिनट्स। 20 मिनट्स इज़ द राइट आंसर। आई होप आप लोगों को ये शॉर्ट ट्रिक है इसकी पता चल गई होगी कैसे इसको करना होता है। ये टोटल काम होता है, ये एफिशिएंसी आ जाती है उनकी, और जो बाकी क्वेश्चन में जो पूछा हुआ है हम उसको उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अगर ये क्वेश्चन समझ नहीं आया है तो एक बार और आप इसको रिपीट करके देख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट में क्या है, एक सॉलिड क्यूबॉइडल बॉक्स है जिसकी डायमेंशन ये दी हुई है। मान लो ये 20 है, ये 16 है, ये 6 है। उसके बाद क्यूब है जिसकी 4 सेंटीमीटर साइड है, रिमूव किया है हर एक कॉर्नर ऑफ द सॉलिड में। तो कितने परसेंटेज है वो आगे पूछा हुआ था, ये थोड़ा हो गया है इसमें रफ है, कितने परसेंटेज है वो इसमें वेस्ट है वो रिड्यूस होगा, ये पूछा गया है। तो इसमें क्या था इस क्वेश्चन में, मान लो ये है तो इसका जो है वॉल्यूम है ये हर एक कॉर्नर कितने इसके 1 2 3 4 5 6 7 8,
इस हर एक कॉर्नर में से एक एक क्यूब है वो कट कर दिया है, क्यूब है उसको कट कर दिया है हर एक कॉर्नर में से। तो उसके बाद इन्होंने पूछा है कितना परसेंटेज वॉल्यूम है वो रिड्यूस हुआ। रिड्यूस कितना होगा, जितना वॉल्यूम उन्होंने रिमूव किया है वही रिड्यूस होगा। अब पहले तो जो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड है वो क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 16 इंटू 20 इंटू 6। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 1920 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। और जो वॉल्यूम ऑफ क्यूब है वो कितना आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो रिमूव हुआ है, रिमूव्ड कितना हुआ है, 8 कॉर्नर है हमारे, 8 कॉर्नर है, उसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, ए क्यूब से, यानी कि 4 इंटू 4 इंटू 4, इस चीज़ की मल्टीप्लाई हो जाएगी। जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको इतना ही छोड़ देते हैं। अब ये इतना रिमूव होगा, कितने में से रिमूव होगा, इतने में से इतना ही रिड्यूस होगा ना जो रिमूव करेंगे। मान लो ये क्यूब है, यहाँ से बाहर निकाल दिए, तो जो बाहर निकलेंगे वही तो पोर्शन रिड्यूस होगा, तो वही इसके हैं। अब परसेंटेज निकालते हैं तो क्या करते हैं, जो रिड्यूस हुआ है वो डिवाइड में ओवरऑल कितना है 1920 इंटू 100 कर देते हैं, तो वो परसेंटेज आ जाती है। अगर हम अब इसको कैंसिल करेंगे तो कितने से होगा, ये 4 से अगर कैंसिल कर रहे हैं तो 4 चौक कितने होते हैं 16, 9 में से 3, 4 8 32, 0, 8 6 48, 0, और ये यहाँ से इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, और आएगा नहीं, 4 2 कितने आगे 8, 80/3 हो गया। और इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 2 जा 6, 2 0 8 जा 16, 2/3 परसेंटेज इतना आ जाएगा। और ये कौन सा है, ये इसका आंसर आ जाएगा, कौन सा है इसका ऑप्शन, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कैसे किया है। जितना वॉल्यूम निकलेगा वही रिड्यूस होगा, और वही हमें इसका परसेंटेज बताना था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्या है फ्रेंड्स, ये कुछ क्वेश्चन है, ये रीजनिंग के हैं, मैं इनको बता देती हूँ कैसे करना है। लक्ष्मण इज अ मैन, लक्ष्मण एक आदमी है, मान लो ये लक्ष्मण है, ये एक आदमी है, आदमी के लिए हम प्लस लगाते हैं ट्री मेथड में। और मीरा क्या है, लक्ष्मण की वाइफ है, वाइफ है, ये मीरा है। और सम वुमेन्स आर आइलैंड, कुछ वुमेन है आइलैंड हैं। अब नो मैन इज आइलैंड, कोई आदमी आइलैंड नहीं है। और लक्ष्मण इज नॉट एन आइलैंड, मीरा इज नॉट एन आइलैंड। अब देखो जो ई ऑप्शन है उसमें क्या बोला इन्होंने, अगर हम लॉजिकली इसका सोचें, मीरा एक आइलैंड नहीं है, लेकिन मीरा क्या है, वुमेन है, और वुमेन है वो क्या हैं, आइलैंड्स हैं, कुछ वुमेन आइलैंड हैं। तो मीरा है आइलैंड हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, दोनों चांसेस हैं। इसलिए जहाँ जहाँ ऑप्शन ई है उसको हम इस क्वेश्चन में कैंसिल कर देंगे, तो बाकी जो सी है वो लॉजिकली ट्रू हो जाएगा। देखो अब सी कैसे हुआ, लक्ष्मण एक आदमी है, ए में क्या दिया हुआ है, लक्ष्मण एक आदमी है, ये ठीक है। डी में क्या दिया हुआ है, कोई भी मैन आइलैंड नहीं है, कोई भी आदमी है वो आइलैंड नहीं है, और लक्ष्मण है वो आइलैंड नहीं है। सही बात है, लक्ष्मण आदमी था, आदमी कोई आइलैंड है नहीं, तो लक्ष्मण आइलैंड नहीं हो सकता। इसलिए क्या है, लॉजिकली ऑप्शन सी है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट में क्या है, ऐसे ही नेक्स्ट है वो देखना है। नेक्स्ट में क्या दिया हुआ इन्होंने, ऑल स्नेक्स आर रेप्टाइल्स हैं, जितने भी स्नेक्स हैं वो रेप्टाइल्स हैं। मान लो ये स्नेक हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, रेप्टाइल हैं। उसके बाद क्या है, ऑल रेप्टाइल्स आर नॉट स्नेक्स, लेकिन जो रेप्टाइल्स हैं वो स्नेक नहीं है, इसका मतलब ये दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं। उसके बाद ऑल रेप्टाइल्स आर कोल्ड ब्लडेड, जितने भी रेप्टाइल हैं वो कोल्ड ब्लडेड हैं। कोल्ड ब्लडेड के लिए मैंने ले लिया सी है, कोल्ड ब्लडेड हैं। उसके बाद बोला है कि सारे जो हैं जितने भी स्नेक्स हैं वो क्या है, अंडे देते हैं। और जो रेप्टाइल हैं, ऑल द रेप्टाइल्स ले जाएंगे। अब ये दोनों में कॉन्ट्राडिक्शन होगी, जितने भी सारे की सारे रेप्टाइल्स हैं वो अंडे देते हैं, और स्नेक्स क्या हैं, कोल्ड ब्लडेड हैं। अब देखो जो ये है, इस कॉन्सेप्ट से क्या नज़र आ रहा है आपको, स्नेक्स हैं वो रेप्टाइल्स हैं, और जो रेप्टाइल हैं वो कोल्ड ब्लडेड हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, जो स्नेक्स हैं वो कोल्ड ब्लडेड होंगे। तो बस यही वाला ऑप्शन आना था, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी के देखो, ऑल स्नेक्स आर रेप्टाइल्स हैं, जितने भी स्नेक्स हैं वो रेप्टाइल्स हैं। उसके बाद सारे ही रेप्टाइल क्या हैं, कोल्ड ब्लडेड हैं। तो सी एफ ऑप्शन क्या आ गया, स्नेक्स हैं वो कोल्ड ब्लडेड हैं। तो जो लॉजिकली है हमारा ऑप्शन डी है वो करेक्ट हो जाएगा।
और ये बाकी ऑप्शन हैं ये क्या हैं, सारे गलत हो जाएंगे। इसमें ई ऑप्शन है, यो डी और ई हैं, ये वेरी कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप स्नेक को अंडे देने वाले मानते हो, सभी स्नेक्स अंडे देते हैं, तो ज़रूरी थोड़ी सारे के सारे रेप्टाइल अंडे देंगे। इसलिए इन दोनों में क्या है, कॉन्ट्राडिक्शन है। लेकिन ये जो लॉजिकली है, बाकी ये सी एफ है, ये लॉजिकली है, वो ट्रू हो रहे हैं। इसलिए ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब ये 88 से 90 कुछ क्वेश्चन है, ये रीजनिंग प्लस मैथमेटिक्स से रिलेटेड है, इसलिए मैं इनको भी बता रही हूँ। और 90 के बाद है ये हैं, ख़त्म हो जाएंगे यहाँ से, और HPSC का पेपर है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब इसमें क्या है, 88 में बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा। इट इज़ मोर प्रॉफिटेबल फॉर अ कंपनी टू प्रोड्यूस क्यू, मतलब अगर कंपनी क्यू है वो प्रोड्यूस कर रही है तो कौन सी चीज़ है ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगी, वो निकालना है। तो मान लो इसने बोला है प्रोडक्ट आर इज सोल्ड एट अ प्राइस 4 टाइम्स द क्यू। अगर हम खाली एक ही सीक्वेंस लेते हैं, मान लो प्रोडक्ट आर है और ये प्रोडक्ट क्यू है, इसने क्या बोला है 4 गुना ज़्यादा बेचा गया। ये प्रोडक्ट है, मान लो ये 1 टाइम बेचा गया तो ये 4 टाइम ज़्यादा बेचा गया। अगर इस बेचने से हमें किसको ज़्यादा प्रॉफिट हुआ, हम ये अकेले डिफाइन नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये सफिशिएंट कंडीशन नहीं है। ऐसे ही इसने बोला है कि 1 यूनिट क्यू है वो 2 यूनिट लेबर प्रोड्यूस, मतलब 2 लेबर की ज़रूरत होती है अगर 1 यूनिट प्रोडक्ट हमें निकालते हैं तो। लेकिन अगर आर के अंदर 1 यूनिट प्रोडक्ट निकालते हैं तो 5 लेबर की रिक्वायरमेंट होती है। अगर खाली हम इससे लेंगे तो भी नहीं निकाल सकते, प्रॉफिट कितना आएगा। अगर ये लेंगे तो इससे भी नहीं निकाल सकते, तो हमें दोनों ही स्टेटमेंट को लेना पड़ेगा, तभी हम इसका प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो जो 88 है इसका क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कैसे ऑप्शन सी है वो करेक्ट हुआ है। अब क्या है, अब देखते हैं नेक्स्ट में वैल्यू ऑफ द प्राइम नंबर x बतानी है। अब देखो x² प्लस x 2 डिजिट नंबर है ग्रेटर देन 50। मान लो अगर मैं x की वैल्यू 7 ले रही हूँ, 7 ले रही हूँ, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 प्लस 7, तो क्या है ये 2 डिजिट नंबर आ जाएगा। 9 और 7 कितने होते हैं 6, 56 आ गया, 2 डिजिट नंबर आ गया जो कि 50 से बड़ा है। तो ओनली क्या है, पहली कंडीशन वही सेटिस्फाई हो जाएगी। बाकी जो ये है x³ 3 डिजिट नंबर है, इससे क्या है हम कुछ डिफाइन नहीं कर सकते इस चीज़ को, लेकिन ये हमारी जो फर्स्ट कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो रही है। तो इसका ऑप्शन है वो ए है, वो करेक्ट हो जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये कॉन्सेप्ट इसका कैसे किया है। अब ये जो लास्ट है इसको और देख लेते हैं एक बार। इसमें क्या दिया हुआ इन्होंने, एवरेज ऑफ 3 अनइक्वल क्वोटेशन, एवरेज है वो कितना दिया हुआ है 110 दिया हुआ है। मान लो 3 नंबर है a प्लस बी प्लस सी है, एवरेज दिया है तो 110 इंटू 3 करना पड़ेगा, कितना हो जाएगा 330 हो जाएगा। अब इसने बोला है कि अगर इंटीग्रल रुपीज़ में है तो हाईएस्ट क्वोटेशन है एक्सीड्स करेगी 129 से। मान लो अगर लोवेस्ट हमने 100 मान के चले, लोवेस्ट अगर 100 मान के चले तो मान लो दूसरी है 129 से एक्सीड करेगी, कितनी हो सकती है 130 हो सकती है, जस्ट अज्यूम कर रहे हैं हम इसको। तो कितना आ जाएगा यहाँ से 230 आ जाएगा। लेकिन 230 अगर 330 में से 230 माइनस करें तो कितना आ रहा है 100 आ रहा है। कोई भी 2 नंबर वो इक्वल हो नहीं सकते हैं, इसलिए क्या है ये नंबर एक्सीड नहीं करेगा 129 से। 129 से ये नंबर एक्सीड नहीं करेगा तो क्या आ जाएगा इसका 129 से एक्सीड नहीं करेगा तो खाली क्या आ जाएगा, लोवेस्ट क्वोटेशन क्या है वो 100 ओनली, ए इज़ द राइट आंसर। खाली यही है 100 से ये एक्सीड नहीं करेगा, अगर एक्सीड कर जाएगा तो ये इक्वल आ जाएगा और लोवेस्ट आ जाएगा, इसलिए है ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। खाली स्टेटमेंट ए अलोन है वो सफिशिएंट है। आई होप आप लोगों को ये पूरा पेपर है ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।